चैप्टर 2 में जो सबसे मेन थ्योरी है ना, वो है मात्र 4 टॉपिक। इसमें सबसे मेन जो है, जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक एसेट्स, एक लायबिलिटी, एक एक्सपेंडिचर और एक इनकम रेवेन्यू। ठीक है बेटा, तो मेन 4 यही मेन पॉइंट्स हैं जिनमें से एग्जाम का क्वेश्चन आता है। अब एक एक करके समझा रहा हूं। सबसे पहली टर्म में आपको समझा रहा हूं एसेट्स। ठीक है, सबसे पहली टर्म में आपको समझा रहा हूं एसेट्स। मैंने वैसे एसेट्स का आपको अपनी तरफ से क्या मतलब बताया था? भाई जिनके बदले में, ये हमारी तरफ से था, मतलब फ्यूचर पीरियड में काम करवाएंगे या फ्यूचर पीरियड में बेनिफिट लेंगे या फ्यूचर पीरियड में पैसा वापस मिलेगा। ये तो हमने अपनी पहचान सीखी थी, है ना भाई। एसेट्स का मतलब होता है जिनके बदले में फ्यूचर में काम करवाएंगे या फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे या फ्यूचर में पैसा मिलेगा। ये हमने अपनी पहचान सीखी थी। बुक के अनुसार एसेट्स को बेटा बांटा जाता है 3 श्रेणी में। कितनी श्रेणी में? 3 श्रेणी में। पहला नॉन करंट एसेट, दूसरा करंट एसेट, तीसरा फिक्टिशियस एसेट। 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको करंट एसेट का मतलब बता रहा हूं। करंट एसेट का मतलब बता रहा हूं। करंट एसेट का बेसिकली मतलब होता है वो एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें विदिन 1 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ये आपकी बुक में नहीं लिखा है, आपकी बुक में लिखा है विदिन शॉर्ट टर्म पीरियड। आपकी बुक में क्या लिखा है बेटा? शॉर्ट, विदिन शॉर्ट टर्म पीरियड में मिल जाएगा। ठीक है, और 11th क्लास में शॉर्ट टर्म ये लोग 12 मंथ को मान रहे हैं। किसे मान रहे हैं बेटा? 12 मंथ। पर 12th क्लास में शॉर्ट टर्म का मतलब मैं चेंज कराऊंगा। 11th क्लास में जो फिलहाल है वो बता रहा हूं। तो कोई भी ऐसा एसेट जिनका बेनिफिट हमें विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मिल जाएगा या जिनसे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पैसा मिल जाएगा, ठीक है, वो क्या है? वो करंट एसेट है। अब एग्जांपल देता हूं। मेरी जेब में कैश पड़ा है, कैश का बेनिफिट मैं विद इन ए 12 मंथ पीरियड ले सकता हूं? नहीं। क्या ये मेरा करंट एसेट? मेरे बैंक के खाते में पैसे पड़े हैं, इसका बेनिफिट मैं विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ले सकता हूं? नहीं। क्या ये मेरा करंट एसेट? मैंने किसी को उधार में माल बेचा है, डेटर, ठीक है, इनसे पैसा वापस मिलना है। जनरली कब? उधार के माल का पैसा 2-4 साल बाद मिलता है, 2-4 महीनों में मिलता है। तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म। तो ये भी क्या है? करंट एसेट। मेरे गोडाउन में गुड्स पड़े हैं, मैं गुड्स क्यों खरीदता हूं बेटा? बेचने के लिए खरीदता हूं, है ना। तो क्या सोच के मैंने गुड्स खरीदे हैं बेटा? यहां पे ध्यान दो अंगद जी, यहां ध्यान दो। क्या सोच के मैंने गुड्स खरीदे हैं? कब बेचूंगा? 2-4 साल में या
विद इन ए शॉर्ट पीरियड, इसी पीरियड में, तो ये भी क्या है, करंट। ये सब करंट एसेट के एग्जांपल है। बेटा जो माल अनसोल्ड बच जाए उसे स्टॉक को मैंने क्या लिखवाया था, वो एसेट होता है, भूल गए? हाँ, तो गुड्स को 3 नाम देते हैं ना, जब खरीद रहे हो परचेज, बेच रहे हो सेल, और जब बच जाए तो स्टॉक। और स्टॉक को क्या मानते हैं, एसेट। बताया नहीं था मैंने, तो मैं उस स्टॉक की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। मैंने आप लोगों को उधार में पढ़ा दिया, ठीक, बदले में फीस मिलेगी, एक्रूड इनकम। कब मिलेगी, 2-4 साल बाद, फिर 2-4 महीनों में। तो क्या ये करंट एसेट? कोई डाउट है इसमें? अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स बेटा वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में लेते हैं। ठीक है, जिनका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये शॉर्ट है तो ये लॉन्ग। अब नॉन करंट एसेट फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 2। एक पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। ये तो है लीगल टर्म बेटा। क्या है ये? लीगल टर्म। कॉमन भाषा में हम इन्हें फिक्स एसेट्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फिक्स एसेट्स। और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में अभी 2 मिनट में बात करते हैं। पहले इसके बारे में बात करते हैं। पीपीई क्या होते हैं? ये कौन से फिक्स एसेट क्या होते हैं? वो एसेट जो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। ये सब मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है एक बार। या जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, या जो कॉस्ट को, खर्चों को रिड्यूस कर देते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं बेटा? फिक्स एसेट। ठीक है, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल देता हूं। मशीन, क्या मशीन हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है? खर्चे भी कम कर देती है। जब मशीन लगाते हैं तो लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, ऐसे ही है ना बेटा? तो मशीन क्या है? फिक्स एसेट। गुड्स, स्टॉक, क्या हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं? भैया जितने गुड्स हैं उतनी तो अर्निंग कैपेसिटी है, बढ़ा कहां देंगे? क्या वो हमारे खर्चों को रिड्यूस कर देते हैं? नहीं। तो बेटा स्टॉक इसमें नहीं था, वो करंट एसेट में था। ठीक है, गुडविल, क्या गुडविल हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकती है? क्या बिजनेस गुडविल हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा देती है? तो वो इसी में आएगी बेटा। बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग से अर्निंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कोई फर्क आता है? नहीं। छोटे दुकान और बड़ी दुकान में अर्निंग कैपेसिटी में सेम है? फिर आता है फर्क? नहीं। तो बिल्डिंग क्या है? फिक्स एसेट है। सही है। फिक्स एसेट फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। हाँ भाई, मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल दिए यहां, मशीन, बिल्डिंग, गुडविल दिए। अगर मैं आप लोगों से बोलूं मशीन की फोटो खींच के भेज दो, भेज सकते हो? मैं आपसे पूछूं मशीन किस मेटल या थिंग की बनी है, किस मटेरियल की बनी है, बता सकते हो? क्या मशीन का कलर बता सकते हो? ठीक है। क्या बिल्डिंग की फोटो भेज सकते हो? बिल्डिंग किस मटेरियल की बनी है बता सकते हो? गुडविल की फोटो भेज सकते हो? अच्छा ये बता दो गुडविल किस मटेरियल की बनी है। तो बेटा इसमें से आप किस किस को देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो? बिल्डिंग, मशीन, वो है टेंजिबल एसेट, जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस है, मौजूदगी है। वो केवल हमारे दिमाग की उपज नहीं है, उनकी कोई मौजूदगी है। वो क्या है? टेंजिबल एसेट। गुडविल, क्या कोई थिंग है जो मौजूद है, दिख रही है? कोई मटेरियल है जो दिख रहा है?
आप उसे टच कर सकते हो? क्या उसकी कोई एक्चुअल में रियल लाइफ में कोई अस्तित्व है? नहीं। तो वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें? बताओ मुझे। श्योर। तो एसेट्स विच हैव सम फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो तो टेंजिबल होते हैं। एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये कौन से होते हैं बेटा? नॉन, ये इंटेंजिबल एसेट होते हैं। ठीक है, वी कैन सी टच देम, हम उन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। दीज एसेट्स कैन नॉट बी सीन और टच। कोई डाउट है इसमें? श्योर है एकदम? पक्का? किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बताओ मुझे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब देखो, इन्वेस्टमेंट बेटा दो तरीके की होती है, एक करंट एक नॉन करंट। करंट इन्वेस्टमेंट कवर हो जाती है करंट एसेट में। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने किसी दूसरी कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीद रखे हैं, या हमने गोल्ड में पैसा लगा रखा है। ठीक है, ये होती है इन्वेस्टमेंट। अब कई लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो क्यों करते हैं? 2-4 हफ्तों में जैसी शेयर की कीमत बढ़ेगी बेच देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, है ना? तो वो क्या हुई? वो ही करंट इन्वेस्टमेंट। उसे हम शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कंपनी में परमानेंट पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपनी हूं मारुति कार उद्योग, तो मैंने एमआरएफ के अंदर उसके 40% शेयर खरीद रखे हैं। तो क्या ये शेयर मैंने इसलिए खरीदे मैं 2-4 हफ्ते में प्रॉफिट कमाऊं और निकल जाऊं, या इसलिए खरीदे होंगे मैं उस कंपनी पे कंट्रोल बनाए रखूं? ठीक है, तो ये क्या है बेटा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या है हमारी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? तो जब हमारा बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस में शेयर डिबेंचर बॉन्ड लोन में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है बेटा, तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट। बेटा फिक्टिशियस एसेट्स को हम डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। और कुछ लोग इन्हें मिसलिनियस एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसलिनियस एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये कोई एसेट है ही नहीं, पर कानून की कुछ ऐसी बाउंडेशन है जिनकी वजह से हम इन चीजों को एसेट्स में दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये हमारे खर्चे हैं, एक्चुअल में ये एसेट है ही नहीं। ये पास्ट एक्सपेंसेस हैं जिन्हें, अभी इसका मतलब समझाता हूं, ड्यू टू कंपाइलेंस ऑफ लॉ। कंपाइलेंस का मतलब होता है कानून का पालन करना। ठीक है, ड्यू टू कंपाइलेंस ऑफ लॉ हम 3-4 साल में राइट ऑफ करते हैं। तो जब तक हम इन्हें राइट ऑफ नहीं करते हैं ये हमारे एसेट्स हैं। राइट ऑफ करने का मतलब होता है बेटा खर्चा मानना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कार है, मैं हर 10,000 किलोमीटर पे उसकी सर्विस कराता हूं, 10,000 रुपये खर्चा होता है। तो ये जो मैं सर्विस करा रहा हूं, रिपेयर करा रहा हूं, इसे आप एसेट बोलोगे एक्सपेंस बोलोगे? एक्सपेंस। क्यों? खराब करी, 10,000 किलोमीटर चलाई, फिर थोड़ी पुरानी सी हुई सही करा दी, फिर 10,000 किलोमीटर चलाई, पुरानी सी हुई सही करा दी। ये क्या है? रूटीन रिपेयर है। क्या है ये? रूटीन रिपेयर है, खर्चा।
अब हर 3 साल बाद कार की एक बड़ी सर्विस होती है जिसमें 60,000 रुपए खर्च होते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ओवरहॉलिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इसे? ओवरहॉलिंग एक्सपेंस। अब ये जो हर 3 साल बाद एक बड़ी रिपेयर होती है, क्या ये मेरा 1 साल का खर्चा है? इसका बेनिफिट मैं अब अगले कितने साल तक लेता हूं? जनरली 2-3 साल तक लेता हूं, ठीक है। तो बेटा इसे हम बोल देते हैं डेफर्ड एक्सपेंडिचर। तो इसे हमें 1 साल में P&L में नहीं दिखाना, 2-3 साल में थोड़ा थोड़ा करके P&L में दिखाना है। और जब तक मैं इन्हें P&L में नहीं दिखा रहा हूं, इन्हें क्या कहा जाता है? फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। क्या कहा जाता है? फिक्टिशियस एसेट्स। आपके लिए मैं बस 2 एग्जांपल लिख रहा हूं, आपके लिए बहुत है वो 2 एग्जांपल 11th के लिए। एक तो ओवरहॉलिंग एक्सपेंस ऑफ मशीन या व्हीकल जो भी है, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। देखो बेटा 2 शब्द होते हैं, एक होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और एक शब्द होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। दोनों में डिफरेंस क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है रूटीन के लिए कि डे टू डे सेल होती रहे मेरी, ठीक है। आज टीवी पे ऐड आता है कोको कोला का, तो इस ऐड की वजह से 3 साल बाद कोल्ड ड्रिंक बिकेगी, या आज एक ऐड से 3 साल तक कोल्ड ड्रिंक बिकेगी, या अभी 2-4 हफ्तों तक का फायदा देगा ये। तो इसलिए ऐड रूटीन बेस पे आते हैं ना बेटा, बार बार, है ना। पर ऐसे समझो, एक दूध का नाम सुना होगा आपने, हमारे शहर में चलता है नमस्ते इंडिया। नमस्ते इंडिया ही है ना नाम, ठीक है। जब वो दूध लॉन्च हुआ था उसके 3 महीने पहले से पूरे गाजियाबाद में जगह जगह पर होल्डिंग्स लगे थे, गाड़ा मजा, ठीक है। ब्रांड का नाम नहीं खोला, 3 महीने तक खूब ऐड करा, ठीक। अब ये जो 3 महीने तक ऐड किया था, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा करके, बड़े बड़े बार बार न्यूज़पेपरों में निकालकर, क्यों करा था? कि बस 2-4 महीने तक दूध बिके, या एक न्यू कंपनी लॉन्च हो रही है उसकी इमेज बन जाए जिससे कई साल तक फायदा मिले, है ना। तो दैट वन इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसे हम 1 साल का खर्चा नहीं मानते, इसे 3-4 साल का खर्चा मानते, ठीक है। फोटो लेनी है फोटो लो, लिखना है लिखो, जैसे करना है करो बेटा। कोई डाउट है इसमें? 4 टॉपिक बता रहा हूं चैप्टर 2 में से, जिनमें से एग्जाम का क्वेश्चन आएगा। मेन 4 वो ही हैं, बाकी तो फिर मैं 5-10 मिनट बैठूंगा कुर्सी पे आराम से, एक एक शब्द बोलते जाऊंगा, मतलब बोलते जाऊंगा, ठीक है ना बेटा। जो बोर्ड पे समझाने वाले हैं वो 4 ही है। कल की भाई साहब दी थी मैंने वीडियो, वो रात को ही अपलोड हो पाती है भाई, नेट चाहिए होता है बहुत सारा, फोन में इतना होता ही नहीं। क्या नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आज वाली भी रात को ही गिरूंगा। बेटा पढ़ा दूं क्या? श्योर? ये रब कर लूं? अगली टर्म है लायबिलिटी। चोपड़ा जी थोड़ा सा पढ़ने में भी ध्यान लगाने करो यार। अब मैं तेरी सीट आगे फिक्स करने वाला हूं। चैप्टर 2 का रिवीजन कर रहे हैं ना फिलहाल टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। चैप्टर 6 का कल हो गया था। चैप्टर 5 कल कराऊंगा ना, सुबह भी बुलाऊंगा कल, हाँ शाम को भी। यार एक बात तो बताइए, 2 ही दिन तो बचे कल, 22 और 23, ये भी तो सोच बेटा। बेटा वो लॉन्ग नहीं है, एक्चुअली में लॉन्ग मैंने इसलिए कराया था
कि शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें कवर हो जाएंगे। अब उसमें 10 आइटम थे तो लॉन्ग हो गया, 4 आइटम दे दिए तो शॉर्ट हो गया। हाँ ऐसा है, समझा? 10 आइटम दे दिए तो लॉन्ग क्वेश्चन और 4 आइटम दे दिए तो शॉर्ट क्वेश्चन, बस ये ऐसा है उसमें। सही है? और मैंने न्यूमेरिकल कराया ना चैप्टर 4 का, बेटा रब कर दो। अब तो सुनिए, अगली टर्म है लायबिलिटी। अगली टर्म है लायबिलिटीज, या लायबिलिटी लिख दो। अब देखो सुनो, मैंने आपको लायबिलिटीज की क्या पहचान बताई थी? मैंने आपको पहचान बताई थी जिनके बदले में फ्यूचर पीरियड में काम करके देना है, या कोई और बेनिफिट देना है। बेटा सुन लो, या पैसा लौटाना है। यही बताया था मैंने पहचान, ये लायबिलिटी होती है ना, यही पहचान थी। अब एज पर बुकिश थ्योरी हम चले तो ये लायबिलिटी 2 तरीके की होती है बेटा। एक ऑनर फंड, ऑनर फंड को हम इंटरनल इक्विटी भी बोल देते हैं, ठीक है? इसे हम प्रोप्राइटर फंड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रोप्राइटर फंड। और दूसरा बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब हुआ एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसे एक्सटर्नल इक्विटी भी बोल देते हैं कुछ लोग। ये हुआ बोरोड फंड। अब भाई मैं एक दुकान हूं, मेरे ऊपर जो भी उधार है वो मेरी लायबिलिटी है। अब ये उधार हो सकता है मैंने मालिक से लिया हो, और हो सकता है मैंने मालिक के अलावा किसी आउटसाइडर से लिया हो। मैंने मालिक से उधार लिए रखा है, मेरे ऊपर मालिक का उधार है, तो वो क्या है? ओनर फंड। और मेरे ऊपर मालिक के अलावा किसी और का उधार है, तो वो क्या है? बोरोड फंड या एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो बिजनेस के ऊपर जो मालिक का उधार होता है वो ऑनर फंड है। क्या है वो बेटा? वो ऑनर फंड है, ठीक है ना? अब जब जब मालिक का मेरे ऊपर उधार बढ़ेगा तो मैं ऑनर फंड बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ऑनर फंड बढ़ गया। जब जब बिजनेस के ऊपर मालिक के अलावा किसी और का उधार बढ़ेगा तो बोरोड फंड बढ़ गया। अब ऑनर फंड में अगर मैं कुछ एग्जांपल बोलूं तो कैपिटल। कैपिटल बुक में क्या थ्योरी है? बुक में क्या लिखा है? जो पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, यही लिखा है ना बुक में, वो कैपिटल है, यही है ना? पर मैं आपको हमेशा इसे दूसरे तरीके से सोचना सिखाता हूं। कैसे? जो पैसा बिजनेस ने मालिक से उधार लिया है वो कैपिटल है। हम तो ऐसे सोचते हैं बेटा, तभी तो हमारे दिमाग में सेट होता है कि वो लायबिलिटी है। पर हम इसे कैसे सोचते हैं? दैट इज, जो पैसा बिजनेस ने मालिक से उधार लिया है, ठीक है, जो पैसा बिजनेस ने मालिक से उधार लिया है वो क्या है? वो कैपिटल है। तो बिजनेस के ऊपर मालिक का उधार, दैट इज बिजनेस के ऊपर मालिक का उधार,
ठीक है, तो वो सब क्या है बेटा, कैपिटल, ऑनर फंड के अंदर ही आती है। दूसरा रिजर्व, इसका दूसरा एग्जांपल क्या है बेटा, रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब होता है प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम बिजनेस में रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम बिजनेस में क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट पे किसका हक होता है, अकाउंटिंग की क्वेश्चन पड़ी थी ना, प्रॉफिट पे किसका हक होता है, तो रिजर्व जो हमने बनाया वो किसके पैसे से बनाया है, तो बेटा वो भी तो ऑनर फंड ही कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, रिजर्व, रिटेन अर्निंग, कुछ पैसा प्रॉफिट में से बिजनेस में रिटेन कर लिया गया। इसके ऊपर बकायदा एक चैप्टर पढ़ेंगे अलग, डीप थ्योरी वहां पढ़ेंगे रिजर्व की। ठीक है, देखो आपकी बुक में एक चैप्टर होगा रिजर्व एंड प्रोविजन, वो देखो इसका इंडेक्स, बकायदा इसके ऊपर पूरा चैप्टर ही पढ़ना है हमें, तो वहां डीप थ्योरी में जाएंगे। है नहीं है रिजर्व एंड प्रोविजन, तो वहां पढ़ेंगे ना डीप थ्योरी, यहां तो ऊपर से तो ये क्या है, ऑनर फंड। अब मालिक के अलावा या ऑनर के अलावा बिजनेस पर जो भी उधार है वो क्या है, वो बोरोड फंड है। वो क्या है बेटा, बोरोड फंड, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब ये बोरोड फंड और एक्सटर्नल लायबिलिटी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। तेरे में चैप्टर 2 आ रहा है ना, 3 तो हमने पढ़ लिया था, बस तेरे को आज शाम को 4 और सिखाना है, और कल मैं फिर तेरे को देता हूं टाइम उसका, एंट्री का थोड़ा, शाम में जरूर आएगा तू 6 बजे, गायब हो मत जाइए, मैं फिर बोल रहा हूं। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब देखो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है बेटा, जिनके बदले में ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या है, फिलहाल 11वीं में 12 मंथ के ऊपर है ना बेटा, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पैसा लौटाना है या काम करके देना है, वो है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। क्या है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। जबकि करंट लायबिलिटी क्या है, जिनके बदले में ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फिलहाल 11th क्लास में शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है, 12 मंथ, ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पैसा लौटाना है या काम करके देना है। तो ये क्या है हमारी करंट लायबिलिटी। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कुछ मेरे यहां पर वेदांश नौकरी करता है, इस महीने की तनख्वाह मैंने इससे काम करा लिया, दी नहीं है, तो इसे टर्म को नाम क्या देते हैं हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये तनख्वाह मैं इसे अगले 3-4 साल बाद दूंगा ना, फिर विद इन 12 मंथ दे दूंगा, नहीं, तो वो करंट लायबिलिटी है बेटा। मैंने किसी से उधार में माल खरीदा है, क्रेडिटर, तो जिनसे हमने उधार में माल खरीदा है उनको पैसा कब लौटाऊंगा, 2-4 महीने में, करंट लायबिलिटी है। बिल्डिंग खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया है 1 करोड़ का, कब पैसा लौटाऊंगा, 2-4 महीनों में, सालों में, वो क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है। एक शब्द होता है डिबेंचर, वो भी नॉन करंट है, पर मैं तुम्हें अभी कैसे समझाऊं डिबेंचर क्या है, अभी तो हम जाके 12th में ढंग से पढ़ेंगे। बस ऐसा मानो डिबेंचर का मतलब होता है कि एक कंपनी जनरल पब्लिक से उधार लेती है, ठीक है, थोड़े से लंबे पीरियड के लिए, तो वो भी क्या बन गया बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी। कोई डाउट है इसमें,
इसे नोट करना है, करो फटाफट से, फोटो लेनी है फोटो लो। फिर मैं अगली टर्म पर आता हूं, अगली टर्म पर आता हूं, एक्सपेंडिचर। बेटा मैंने फीस की डिटेल भेज दिया, देख लेना कल तक। क्या? हाँ, यार फट गया था ना वो रजिस्टर। तूने बेटा मुझे अभी 1 मंथ की फीस और दी थी ना बीच में, किस? हाँ, 2 की दे रखी है तूने, ठीक है, मेरे को यही कंफ्यूजन था, 2 की दे रखी है ना। अब मैं आगे चढ़ाता हूं। ये रब कर दूं, कोई डाउट? अरे बेटा एक चीज बताना भूल गया, इसमें ड्राइंग भी जो है ना ऑनर फंड में माइनस कर दी जाती है, वो तो हमने अकाउंटिंग के क्वेश्चन में कई बार सीख भी रखी है ना। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अमाउंट पेड और पेबल। हाँ जी, मशीन कैश में खरीदी या मशीन उधार में खरीदी, दोनों एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस नहीं बोला है मैंने, एक्सपेंडिचर बोला है, ठीक है। उधार में गुड्स खरीदे या कैश में गुड्स खरीदे, दोनों एक्सपेंडिचर हैं। जरूरी नहीं है जब पैसा जाता है तभी एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जब पैसा जा रहा है या जाना है किसी वजह से, तो वो क्या है? एक्सपेंडिचर है। अब एक्सपेंडिचर बेटा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है एक्सपेंडिचर। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा भी हो सकता है एक 3 नंबर का क्वेश्चन आए, उसमें 3 पॉइंट हो और क्वेश्चन हमसे कहे इन तीनों पॉइंटों में कैटेगराइज करो कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है बेटा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा रिसीप्ट एक्सपेंडिचर। नहीं होता, रेवेन्यू रिसीप्ट होती है बेटा। कौन बोला था रिसीप्ट एक्सपेंडिचर? श्वेता जी, रिसीप्ट एक्सपेंडिचर नहीं होता। खर्चे के पैसे मिले, भैया बहुत बढ़िया, मैं बिजली का बिल देता हूं तो बिजली वाले मुझे पैसा दे के जा रहे, फिर। और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं अब आप कहोगे क्यों भैया? अरे भैया 5 मिनट पहले ही तो पढ़ाया था, फिक्टिशियस एसेट का दूसरा नाम डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी होता है। तो ये कोई ना यहां लिख दूंगा तो मतलब बदल जाएगा, वहां लिख दूंगा मतलब बदल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या समझना है, ये तो पहले मैं इनकी पहचान बताता हूं बेटा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया बाई चांस कि कैटेगराइज करना है तो पहचान बताता हूं, ठीक है। देखो, जो एक्सपेंडिचर, ये पहचान है, नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट को बढ़ा दें या नॉन करंट लायबिलिटी को कम कर दें, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से लोन ले रखा है 10 लाख का 5 साल के लिए, मैं लोन का पैसा वापस लौटा रहा हूं, पैसा जा रहा है एक्सपेंडिचर, और किस पे असर पड़ रहा है? नॉन करंट लायबिलिटी पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
ठीक है बेटा, मशीन खरीद रहा हूं, पैसा जा रहा है और असर किस पे आ रहा है, नॉन करंट एसेट पे, तो क्या है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये पहचान बताई है मैंने, बुक में नहीं लिखा है इसे, ये मैंने अपनी तरफ से पहचान बताई है कि आप अगर कैटेगराइज करना हो तो आराम से पहचान सको। दूसरा, जो एक्सपेंडिचर ना तो नॉन करंट एसेट बढ़ाते हैं, ना ही नॉन करंट लायबिलिटी कम करते हैं, तो वो कहलाते हैं बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको 8-10 एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे आप बताना उसमें क्या कैपिटल है क्या रेवेन्यू। वेजेस पेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हाँ जी, वेजेस पेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से क्या फिक्स एसेट पे कोई असर आ रहा है, बताएं, नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे, नॉन करंट एसेट पे, लायबिलिटी पे कोई असर आ रहा है, नहीं, तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, इसे वेज मानते हैं मशीन मानते हैं, तो मशीन क्या होती है, फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट पे असर आ रहा है, तो क्या है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, क्या नॉन करंट एसेट पे कोई असर आया, क्या लायबिलिटी पे कोई असर आया, तो क्या है ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे फर्नीचर परचेज, किस पे असर आ रहा है, फिक्स एसेट पे, तो क्या है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे रिपेमेंट ऑफ लोन, लायबिलिटी पे असर आ रहा है, तो क्या है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, क्यों कैपिटल, बिल्डिंग मेंटेन करने से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाती है या जो होती है वो बनी रहती है, बस साफ सफाई, मेंटेनेंस मतलब साफ सफाई, तो क्या है ये बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आया क्वेश्चन तो पहचान कर लोगे। जैसे लाइसेंस फीस पेड फॉर लिकर शॉप, अब ये क्या है, एक अच्छा एग्जांपल बोल दिया मैंने तो बस कंफ्यूज। अरे भैया, लाइसेंस फीस फॉर लिकर शॉप इज एन एसेट, इंटेंजिबल एसेट, बिना उसके कैसे शराब बेच लोगे, तो वो हमारी कमाई बढ़ाता है, क्या है वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सही है बेटा, कोई डाउट इसमें। अब अगर मैं बुक की बात करूं तो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या डेफिनेशन बताई है, एक्सपेंडिचर कॉमा विच इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस और प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बिजनेस और रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बिजनेस। अब ध्यान से सोचो, यही 3 शब्द मैंने कहां लिखवाए थे, नॉन करंट एसेट के अंदर, और यही 3 शब्द मैं कहां लिख रहा हूं, कैपिटल। और अभी अभी तो मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो नॉन करंट एसेट को असर गिरते हैं। तो बेटा ये आपस में क्या हुए, दोनों इंटरलिंक हुए नहीं हुए, कोई डाउट इसमें। बुक में देखना एक बार क्या डेफिनेशन है बेटा, पढ़ के सुनाना मुझे। It is an expenditure incurred to purchase fixed asset. टू परचेज फिक्स एसेट, बस मैंने आपको बता ही दिया था, टेक्निकल नाम है पीपीई, पर हम लोग कॉमन भाषा में क्या बोल देते हैं, फिक्स एसेट। आगे, Or improving the existing fixed asset, which will increase the earning capacity of business. तो यही लिखा है, कुछ और लिखा है नहीं। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए पढ़ना क्या लिखा है, Revenue expenditure is an expenditure incurred the benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period. तो ये यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि क्या होते हैं, अरे जिन्हें आप नॉर्मल एक्सपेंसेस समझते हैं वही तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं।
जिन्हें आप क्या समझते हैं, नॉर्मल एक्सपेंस, जैसे सैलरी, क्या है वो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेजेस पेड फॉर वर्कर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब किसके एग्जांपल थे, खर्चों के, वो सब क्या बन गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बुक के अनुसार एक्सपेंडिचर फॉर डे टू डे एक्टिविटी, that is whose benefit is taken within same accounting period। यही तो मैंने एक्सपेंस का मतलब बताया था, जिनका बेनिफिट एक पीरियड में मिल जाए, बस उन्हीं को क्या कह देते हैं बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई मुश्किल है, बहुत क्लियर है, श्योर। और डेफर्ड को अब हमें अलग से नहीं पढ़ना, पक्की बात। पता है कुछ बुक राइटर क्या लिखते हैं, द एक्सपेंडिचर विच आर नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, शायद रेवेन्यू रिसीप्ट में इन्होंने कुछ ऐसे ही लिखा है, देखना रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या लिखा है। It is the amount received in our course of business or from which of business sources. और कैपिटल रिसीप्ट में क्या लिखा बेटा, रब कर दो क्या, Capital receipt is a receipt which are not received. बताओ, काम खत्म, काम खत्म इनका। क्या फोटो खींचो, वैसे तो मैं वही ये भेज दूंगा, Video. उसमें भी स्टिल करके हो जाता है ना, क्या एसएस। रिसिप्ट, रिसिप्ट। अब ये रिसिप्ट क्या है बेटा, अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल, ये दोनों रिसिप्ट में आते हैं। मतलब समझो यार बेटा, सुन लो, मैंने आपको पढ़ाया तो फीस या तो मिल जाएगी या मिल रही है, दोनों ही केसेस में वो रिसिप्ट कहलाती है, चाहे पैसा मिले या मिलना हो। सही है। अब ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है। अब रेवेन्यू रिसीप्ट की पहचान क्या है, जो ना तो हमारे नॉन करंट एसेट को कम करें, ना ही नॉन करंट लायबिलिटी को बढ़ाएं। मतलब जो करंट एसेट या नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी पे असर ना गिरे, वो क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट पहचान के रूप में। और जो रिसीप्ट आइदर इंक्रीज नॉन करंट लायबिलिटी, हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ा दें, और रिड्यूस नॉन करंट एसेट, जो नॉन करंट एसेट को क्या कर दें बेटा, कम कर दें, वो क्या है, कैपिटल रिसीप्ट है। एग्जाम्पल देता हूं इनके कुछ, सुनिए। बैंक से लोन ले रहा हूं, पहले बताओ पैसा आएगा जाएगा, रिसीप्ट, क्या नॉन करंट लायबिलिटी या एसेट पे कोई असर पड़ेगा, तो कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, बुक ने तो बस एक लाइन में काम खत्म कर दिया, बहुत सारा पढ़ा दिया हमें, द रिसीप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू इज कैपिटल, आ गया हमें सब कुछ। ठीक है ना, तो छोड़ो उसे साइड में। अब दूसरा, मैंने एक मशीन बेची अपनी पुरानी, पैसा आएगा जाएगा, तो रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर, रिसीप्ट क्योंकि पैसा आ रहा है, रिसीप्ट। अब क्या इससे हमारे करंट नॉन करंट एसेट या लायबिलिटी पे कोई असर पड़ रहा है, किस पे असर पड़ रहा है, नॉन करंट एसेट पे, तो ये कैपिटल रिसीप्ट। मैंने आप लोगों को ट्यूशन पढ़ाया, फीस ली,
तो पैसा आ रहा है जा रहा है, रिसीप्ट। क्या नॉन करंट एसिड पे कोई असर आ रहा है? करंट एसिड की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन करंट एसिड पे कोई असर आ रहा है? नहीं। क्या नॉन करंट लायबिलिटी पे कोई असर आ रहा है? नहीं। तो कौन सी रिसीप्ट? रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, एक दुकानदार ने गुड्स बेचे, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, तो उस पैसा आने से नॉन करंट एसिड पे कोई असर पड़ा है? क्या गुड्स नॉन करंट एसिड होता है, करंट होता है देवी जी? फिर नॉन करंट एसिड पे क्या असर आया? नॉन करंट लायबिलिटी पे रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, दुकानदार ने दुकान का कबाड़ा बेचा है, कबाड़ा, रेजिडुअल स्क्रैप, स्क्रैप को एसिड नहीं कहा जाता है। अब पैसा आ रहा है जा रहा है, रिसीप्ट। एसिड लायबिलिटी पे कोई असर? नॉन करंट एसिड लायबिलिटी पे कोई असर नहीं, तो कौन सी रिसीप्ट? रेवेन्यू। तो अब ये बात क्लियर हुई? श्योर। वो जो बुक की डेफिनेशन है ना बेटा, बस वो फॉर्मेलिटी है, उससे क्या समझ में आ रहा है बताना। उस डेफिनेशन को पढ़ के क्या आप ये बात पकड़ पा रहे थे? क्या करंट और क्या रेवेन्यू? बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाते बेटा उससे। वो जस्ट है, फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं है। ठीक है, कि किताब में नाम है तो लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन समझ नहीं आ रही बनानी कैसे, तो लिख दिया विच इज नॉट एन रेवेन्यू इज कैपिटल। सही है ना? अब तो ध्यान से सुनना, वो रिसीप्ट जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन से रिसीव हो, वो रेवेन्यू रिसीप्ट है। ठीक है ना? जो रिसीप्ट बिजनेस के रूटीन ऑपरेशन से रिसीव हो, वो रेवेन्यू रिसीप्ट है। ये मैं बुक का मतलब बता रहा हूं, है ना? बुक के अनुसार जो रिसीप्ट रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है, ये बुक की डेफिनेशन लिखी है बेटा, ये मैंने अपनी तरफ से मतलब समझाया था। रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है, वो कैपिटल रिसीप्ट है। क्या है वो कैपिटल रिसीप्ट है। कुछ पूछना है? श्योर। अब मैंने अभी केवल इस चैप्टर से 4 टॉपिक कराए, पूरा 1 घंटा लगा। बाद के आधा पौना घंटे में बाकी सारे टॉपिक हो जाएंगे इस चैप्टर के। वो लूंगा कल सुबह बेटा वाली क्लास, और कल शाम से मैं आपको कल और परसों 2 दिन का रिवाइज कराऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन। सही है ना? क्या कल सुबह आना है बेटा? परसों सुबह भी आना है, परसों शाम को भी देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है ना? कल सुबह हाँ यही टाइम है बेटा, सेम टाइम।